तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रभास के बारे में, क्योंकि प्रभास का नाम लेते ही बस एक ही चीज दिमाग में आती है, वो है पैन इंडिया स्टार। क्योंकि अभी के टाइम के लिए अगर कोई प्रॉपर पैन इंडिया स्टार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रभास। और प्रभास से क्यों है पैन इंडिया स्टार, कोई और क्यों नहीं बन पाया पैन इंडिया स्टार? क्योंकि पैन इंडिया में इतनी सारी मूवीज आती है हर साल। जब से बाहुबली और बाहुबली 2 रिलीज हुई है तब से इतनी सारी पैन इंडिया में फिल्में आ चुकी है, लेकिन कोई भी पैन इंडियन स्टार नहीं बन पाया है। एक लाइन में कहूं तो लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ प्रभास ने किया है। क्या 2012-13 से पहले प्रभास इंडस्ट्री में नहीं थे क्या? क्योंकि प्रभास इंडस्ट्री में थे, लेकिन उन्हें वैसी फिल्म नहीं बनी या फिर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं बना जिसने पैन इंडिया में ऐसी एक फिल्म लाई हो जिसे दुनिया भर में पसंद किया हो। फिर आते हैं एस एस राजामौली बाहुबली को लेकर, और बाहुबली की स्टार कास्ट में होते हैं प्रभास, तमन्ना भाटी और राणा दग्गुपति, और भी बहुत सारे कलाकार थे। लेकिन क्या एस एस राजामौली ने प्रभास के साथ उससे पहले भी काम नहीं किया है क्या? क्योंकि उससे पहले भी एस एस राजामौली ने प्रभास के साथ काम किया है। उनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था छत्रपति, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर। सच कहूं तो प्रभास का असली स्ट्रगल और असली जो स्टारडम है वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से स्टार्ट हुआ, वो भी राजामौली की बदौलत कहो या फिर प्रभास का डेडिकेशन और उस मूवी के लिए जो उन्होंने मेहनत की थी 3 से 4 साल। लगभग उन्होंने एक भी मूवी साइन नहीं और कोई भी दूसरी मूवी शूट भी नहीं की। कंटिन्यूअसली हर एक दिन, दिन और रात सिर्फ और सिर्फ राजामौली के नाम कर दिए। और भाई उसका जो परिणाम था ना, आपने देखा ही होगा, क्योंकि राजामौली ने सबसे बड़ी इंडिया की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है वो बाहुबली 2 दी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजामौली का योगदान नहीं है, उसमें प्रभास का डेडिकेशन है, प्रभास की मेहनत भी है। क्योंकि उस बंदे ने जो मेहनत की है ना, शायद वैसी मेहनत आज तक इंडियन सिनेमा में किसी भी एक्टर ने नहीं की है। क्योंकि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है किसी को, उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन होना चाहिए और अपना खुद का 100% हम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर देना चाहिए। अब जब बाहुबली 2 जब रिलीज हुई, पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर हो गई दोनों की दोनों फिल्में। लेकिन उसके बाद क्या लोगों ने सोचा कि यार उसके बाद प्रभास का जो स्टारडम है वो खत्म हो चुका है। प्रभास बस बाहुबली के लिए ही था, और बाहुबली के बाद प्रभास अब कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से उसे पैन इंडिया स्टार कहा जाए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी समोसा ऑडियंस थी जिन्होंने प्रभास को उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोल किया। क्योंकि जब साहो आई और सुजीत ने उसे डायरेक्ट किया और उसका बजट भी 400 करोड़ रुपए रखा गया है और फिल्म ने 405 या 10 करोड़ रुपए कमाए, तो उसके बाद तो ज्यादा ही प्रभास को ट्रोल करने लग गए लोग। लेकिन वहां पे प्रभास की गलती नहीं थी, क्योंकि प्रभास ने जैसा डायरेक्टर ने चाहा वैसा ही किया था। और ऐसा भी नहीं कि प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी फिर भी जबरदस्ती उसने फिल्म की। प्रभास को स्क्रिप्ट पसंद थी, लेकिन वहां पे सुजीत जो है वो एक एग्जीक्यूशन में मार खा गए। क्योंकि फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी लेकिन एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाए। भाई जब साहो फ्लॉप हुई थी ना, उसके बाद तो प्रभास को ज्यादा ही ट्रोल करने लगे। कुछ लोग तो बोलने लगे ये तो लॉटरी स्टार है, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बस इसकी बाहुबली 1 बाहुबली 2 सुपरहिट हो गई, लेकिन उसके बाद इसका कुछ नहीं होगा, अब ये फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि प्रभास का करियर खत्म हो जाएगा, प्रभास पूरी तरह से बिखर जाएगा, प्रभास इंडियन सिनेमा में रहेगा ही नहीं, बस वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री के लिए बना है, वो पैन इंडिया के लिए नहीं बना है। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभास के बारे में होने लगी। अब साहो मूवी के इतनी सारी ट्रोलिंग के बाद भी प्रभास दूसरी एक फिल्म साइन करते हैं जिसके अंदर लव स्टोरी होती है। उसका नाम होता है राधे श्याम, और राधे श्याम को डायरेक्ट किया था राधा कृष्ण कुमार ने। क्योंकि राधा कृष्ण कुमार ने जिस तरह से सोचा था ना, वैसी फिल्म वो बना नहीं पाए। क्योंकि वो एक लव स्टोरी जो थी और जिस तरह से माइथोलॉजी या फिर जो भविष्य बताने वाला कोई इंसान को इंसान दिखाना, ये जो है उसे वो ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे। वहीं पे ये मूवी जो है वो पूरी तरह से मार खा जाती है। और राधे श्याम भी लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई थी और वो भी मूवी बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो जाती है। अब इसके बाद तो शायद प्रभास को भी लगने लगा होगा कि यार कहीं तो मैं गलती कर रहा हूं, ऐसी गलती मुझसे कैसे हो सकती है। उन्हें यह भी लगा होगा कि मैंने बाहुबली 2 की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, उसके बाद साहो भी की, चलो वो कम से कम सेमी हिट तो हो गई, लेकिन उसके बाद राधे श्याम इतनी बड़ी डिजास्टर कैसे हो सकती है। प्रभास को भी कुछ ना कुछ लगा ही होगा। फिर उन्होंने उससे पहले शायद आदि पुरुष को जो है वो साइन किया था। अब आदि पुरुष की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, आदि पुरुष रिलीज भी होने वाली थी। अब जब आदि पुरुष रिलीज होने वाली थी तब प्रभास को लगा यार इतनी माइथोलॉजी के ऊपर बनी हुई फिल्म है, रामायण के ऊपर बनी हुई फिल्म है, ये भी सुपरहिट हो जाएगी।
लेकिन मैं यहां पे भी प्रभास की गलती बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पे भी एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ही कम पड़ गया था। क्योंकि डायरेक्टर ओम राउत ने जिस तरह से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया था ना, वही लोगों को पसंद नहीं आया। क्योंकि यहां पे लोगों को लगने लगा कि यार ये मूवी नहीं है, क्योंकि ये तो एक मतलब कार्टून बना दिया इन्होंने पूरी तरह से, और वैसा ही था मूवी के अंदर। वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस से डिजास्टर हो गई। फिर तो प्रभास को ज्यादा ही लगा हो कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब मैं तो पूरी तरह से 100% दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल नहीं पा रही है। तो भाई इसमें फिर भी कहूंगा कि प्रभास की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहां पे बजट भी बहुत सारा था, सब कुछ था, लेकिन डायरेक्टर की सोच और एग्जीक्यूशन उसमें कमी रह गई थी। इसलिए प्रभास की साहो हो, राधे श्याम हो, आदि पुरुष हो, ये जो मूवीज है वो नहीं चल पा। फिर भाई समोसा ऑडियंस कहाँ चुप बैठने वाली थी राधे श्याम होने के बाद, जब उन्होंने आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष में जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, पहले दिन तो 140 करोड़, फिर दूसरे दिन भी 100 करोड़ के पार, तीसरे दिन भी 100 करोड़ के पार, लेकिन फिर भी समोसा ऑडियंस को लगा यार क्या ये मूवी हिट हो जाएगी क्या, लेकिन नहीं हिट हुई। तो समोसा ऑडियंस ने फिर से प्रभास को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर प्रभास जो है प्रशांत नील के साथ एक फिल्म साइन करते हैं जिसका नाम होता है सलार, जो कि केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 1 जैसी बेहतरीन फ्रेंचाइजी को डायरेक्ट कर चुके थे, और बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोनों की दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। अब जब प्रशांत नील के साथ प्रभास ने कोलैब किया तो यार फैंस बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रशांत नील जो है प्रभास को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे ना। डायरेक्टर सुजीत भी नहीं कर पाए, उसके बाद डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार भी नहीं कर पाए, फिर उसके बाद ओम राउत भी प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरह से प्रभास को प्रेजेंट करना चाहिए था। तो जब प्रशांत नील के हाथ में प्रभास की लगाम दी गई और प्रभास ने जिस तरह से डेडिकेशन दिखाया सलार यानी कि देवा के रोल के लिए, तो भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट नहीं, सुपर महा ब्लॉकबस्टर हो गई। इस फिल्म का बजट था लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए, मूवी ने कमाए लगभग 700 करोड़ के पार। तो भाई समोसा ऑडियंस थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि समोसा ऑडियंस को बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं रहे। फिर भी जो समोसा ऑडियंस थी ना, जब सलार फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद थिएटर के बाहर आकर क्या बोल रही थी पता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ओवर ड्रामा दिखाया, कहानी कुछ समझ में नहीं आई है, क्योंकि कहानी ऐसी बेहतरीन थी और इस तरह का एक साम्राज्य दिखाया था प्रशांत नील ने, जो कि सिंपल साधारण लोगों के समझ में आना नामुमकिन था। क्योंकि उस मूवी को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखने की जरूरत है, जहां पर आपको पूरा पूरा खानसार जो साम्राज्य है और जिस तरह से सलार की कहानी है वो पूरी तरह से समझ में आती है। प्रभास ना यहां तक नहीं रुकते हैं, फिर प्रभास साइन करते हैं नाग अश्विन के साथ एक फिल्म जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट के। क्योंकि कल्कि 289 एडी का जो पहला नाम था वो था सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट के क्या है ये तो हमें भी नहीं पता था, और जिस तरह से इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिर उसके बाद एक एक पोस्टर आ रहे थे, फिर उसके बाद एक तरफ से प्रभास का हाथ, एक तरफ से अमिताभ बच्चन का हाथ, फिर एक एक करके एक जिस तरह से लुक रिवील हुए कल्कि मूवी से, और कल्कि 289 जब ये टाइटल कंफर्म हुआ, फिर लोगों को पता चला कि ये कहीं ना कहीं डिस्टोपिंग फ्यूचर के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। अब नाग अश्विन असल में क्या दिखाने वाले हैं? क्या इसमें श्री कृष्ण को दिखाएंगे, अर्जुन को दिखाएंगे, कर्ण को दिखाएंगे, फिर उसमें अश्वत्थामा को किस तरह से दिखाएंगे? और जिस तरह से नाग अश्विन ने इस मूवी को एग्जीक्यूट किया, मैं जब से बात कर रहा हूं ना प्रभास की, तब से बोल रहा हूं कि एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नाग अश्विन ने इस मूवी के लिए 4 साल दिए, प्रभास ने भी लगभग 4 साल तक नाग अश्विन के साथ मेहनत की, और उसका फल आप आज देख सकते हो, ये मूवी 1000 करोड़ के पार हो चुकी है। और जिस तरह से प्रभास को एक रोल दिया है, कर्ण यानी कि महाभारत का सबसे पावरफुल योद्धा है, जिसे श्री कृष्ण ने खुद बहुत सबसे बड़ा महान धनुर्धारी हो या फिर वो दानवीर हो, वो सबसे बड़ा कर्ण ही था। अब आता हूं मैं समोसा ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि समोसा ऑडियंस यहाँ पे भी चुप नहीं बैठती है, यहाँ पे बोलती है कि फर्स्ट हाफ पूरी तरह से बेकार है, मूवी खराब है, कुछ खास नहीं लगी। और भाई जिस तरह से इन समोसा ऑडियंस को 1000 करोड़ कमाकर कल्कि 298 एडी ने जिस तरह से चुप कराया ना, अब समोसा ऑडियंस खुद भी मानने लगी होगी कि यार प्रभास जो है वो असल में पैन इंडिया स्टार है। 1000 करोड़ कमा लिए, तो भाई उसके बाद प्रभास खुद आए सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपने फैंस को एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार उस वीडियो के अंदर थैंकफुल और धन्यवाद कहा। क्योंकि भाई प्रभास जैसा हम्बलनेस एक्टर और हम्बलनेस पैन इंडिया स्टार, और मतलब जो भी बोलूं ना इनके लिए, जो भी अच्छी बात बोलूं वो कम है। क्योंकि ये इस बंदे को ना किसी भी तरह का घमंड नहीं है, ना पैन इंडिया स्टार होने का घमंड है, ना अपनी फिल्म में 1-1 हजार करोड़ कमाने का घमंड है,
कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि इनके चेहरे पे वो गुरूर और घमंड दिखाई ही नहीं देता है। और जब जब प्रभास मीडिया के सामने आए हैं ना, इस तरह से शांत रहे हैं कि यार ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ग्राउंड लेवल इंसान है, इसने ना जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया, एक साधारण सिंपल इंसान है, ऐसा ही आपको लगता है। और भाई प्रभास असल में वैसे सिंपल रहते भी है। जहां पे हम बॉलीवुड स्टार को देखते हैं, अगर उनकी फिल्में 100 करोड़ भी कमा लेती ना, वो आसमान पे जाके बैठते हैं और लोगों को नीचा देखने लगते हैं। तो वैसा कुछ होता नहीं है। और यहां पर बॉलीवुड की बात आ ही गई है तो भाई प्रभास को देखकर ना सारा का सारा बॉलीवुड चुप हो गया है, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे हम कितने सालों से लेकिन इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, हम 1,000 करोड़ की फिल्में नहीं दे पा रहे हैं। पठान छोड़ दी जाए, जवान छोड़ दी जाए, तो उसके अलावा बॉलीवुड के जेब में अभी रिसेंटली अभी के टाइम में ऐसी कौन सी मूवी है जो कि 1,000 करोड़ कमा सकती है। बॉलीवुड ने हर एक हथकंडा अपना लिया है, हिस्टोरिकल बायोग्राफी हर एक चीज कर ली है, लेकिन फिर भी 1,000 करोड़ नहीं कमा पाए। साहो हो, राधेश्याम हो, आदि पुरुष हो, और उसके बाद कल की 280 या फिर सलार हो, इन सारी मूवीज से जिस तरह से उसने अपना स्टारडम एकदम बरकरार रखा है ना, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं बल्कि उल्टी बढ़ गई है। और ये सारी चीजें करने के लिए बहुत ही ग्राउंड लेवल होना बहुत जरूरी है। और प्रभास की कल की 280 मूवी के बाद जो आने वाली फिल्में हैं वो है सलार 2, जो कि 2025 में ही रिलीज होने वाली है। और दूसरी एक फिल्म है जिसका नाम है स्पिरिट, शायद वो 2026 में रिलीज हो। सलार 2 को प्रशांत नील ही डायरेक्ट करेंगे, और जो स्पिरिट फिल्म आने वाली है उसे संदीप रेड्डी वांगा एनिमल फिल्म के डायरेक्ट करने वाले हैं। तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि इन दोनों फिल्मों के अंदर इस तरह का वायलेंस होने वाला है कि इंडियन सिनेमा थरथरा कांपने वाला है। क्योंकि सलार तो एक झलकी थी, सलार 2 तो उसका ट्रेलर है, और भाई स्पिरिट तो पूरा पूरा पिक्चर होने वाली है। तो भाई लोग ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि प्रभास की जितनी भी फिल्में आने वाली है वो तो बेहतरीन होंगी ही, और उनकी स्टोरी भले थोड़ी बहुत खराब हो फिर भी वो सुपर डुपर हिट ही होने वाली है। आपको क्या लगता है कि प्रभास कैसे इंसान है, और प्रभास को और कितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहिए? क्योंकि यार प्रभास ऐसा एक नाम है जो कि दुनिया में हर कोने तक पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है कि प्रभास के स्टारडम को समोसा ऑडियंस गिरा पाएगी क्या? क्योंकि प्रभास का स्टारडम जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जलने वाले लोग उनसे बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई आपका प्रभास के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये प्रभास वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे इससे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं विदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।